हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी के प्रमुख छंदों के ऊपर, जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। वैसे तो छंद पर हमने एक विस्तार से वीडियो बनाया है, आप सभी लोगों ने उसे देखा भी होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, वे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और समय-समय पर हम उसे कम्युनिटी सेक्शन में भी डालते रहते हैं, जिससे कि आपको अगर विस्तार से छंद के बारे में जानना हो, तो उस वीडियो को देखना काफ़ी ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हमने हिंदी के प्रमुख छंदों पर विचार करने का प्रयास किया है, क्योंकि जब भी हम छंद की चर्चा करते हैं, तो उसमें संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन बदलते हुए पैटर्न पर हमने देखा है कि ज़्यादातर छंद जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी कवियों के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं के लक्षण के आधार पर सवाल रहते हैं और उदाहरण के आधार पर भी सवाल रहते हैं। तो हमने अलग करने का प्रयास किया है और इस लेक्चर के बाद आप सभी के दिमाग में हिंदी के प्रमुख छंद कौन-कौन से हैं, वो भी बैठ जाएगा। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं हम हिंदी के प्रमुख छंदों के ऊपर। अगर हिंदी की दृष्टिकोण से देखें, तो इसके जो महत्वपूर्ण छंद हैं, उसमें चौपाई, रोला, हरिगीतिका, सवैया, इसके बाद कबित, गीतिका, दोहा, सोरठा, ठीक है? बरवै, छप्पै, कुंडलिया। तो कुल 11 यहाँ पर आपको छंद दिखाई पड़ रहे हैं और जितने भी छंदों का हमने नाम लिया, उन सभी छंदों से आप सभी पहले से ही परिचित होंगे। इस पर हमने एक प्रैक्टिस सेट भी प्रस्तुत किया था लाइव क्लास के माध्यम से और यहाँ पर शॉर्ट में, कम समय में हम कैसे इन छंदों से परिचित हो जाएँ और इनके जो मुख्य तथ्य हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनको भी हम अपने दिमाग में रखें। तो हम इसमें बात करेंगे कि जो छंद है, उसका नाम क्या है? वो छंद किस प्रकार का है? उसकी प्रकृति किस टाइप की है? उसमें कुल कितने चरण हैं और उसमें मात्राएँ कितनी हैं? तो सबसे पहले जिस छंद के बारे में मैं बात करूँगा वो है चौपाई। जैसे ही मैं चौपाई बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसमें कुल 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएँ होती हैं और इसे मात्रिक समछंद भी कहा जाता है। ठीक है? तो परीक्षा में घुमाकर सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि चौपाई किस प्रकार का छंद है? तो आंसर होगा मात्रिक है और समछंद है। 4 चरण हैं, 16 मात्राएँ हैं। तो चौपाई की तरह ही आप अपने दिमाग में अन्य छंदों के बारे में भी ध्यान में रखिएगा। जैसे दूसरा है रोला। रोला भी क्या है? मात्रिक समछंद है। इसमें भी 4 चरण है और 24 मात्राएँ हैं। हरिगीतिका, हरिगीतिका भी मात्रिक छंद है और समछंद है। इसमें भी 4 चरण है, कुल 28 मात्राएँ हैं। सवैया, सवैया यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मात्रिक छंद नहीं है, वाणिक छंद है, ठीक है? और समृद्ध है। इसमें भी 4 चरण है। इसमें कुल 22 से 26 मात्राएँ निर्धारित की जाती हैं। तो ध्यान में रखिए, चौपाई, रोला, हरिगीतिका ये सब मात्रिक समछंद के अंतर्गत हैं, जबकि सवैया इनसे अलग तरीके का है, ये वाणिक समृद्ध है। सब में 4 चरण होते हैं यहाँ पर, मात्राएँ सब में अलग-अलग हैं, चौपाई में 16, रोला में 24, हरिगीतिका में 28 और सवैया में 22 से 26 मात्राएँ होती हैं। चौपाई के लिए जैसा कि आप तुलसीदास का नाम आपने ध्यान में रख लिया होगा, रोला नंददास की एक रचना है रास पंचाध्यायी, ठीक है? रास पंचाध्यायी रोला छंद में है, कई बार सवाल परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हरिगीतिका, हरिगीतिका मैथिली शरण गुप्त इसके मास्टर माने जाते हैं और उनको काफ़ी प्रिय छंद था ये, ठीक है? तो इसमें मात्रा कितनी है? 28 है। इसी तरीके से आप कोरिलेट करके हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण को जब पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हम छंद जैसे बोरियत और कठिन विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं। सवैया की बात करें, तो सवैया के लिए अ, फेमस कृष्ण भक्त कवि रसखान जाने जाते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत सवैया में कुल कितने चरण होते हैं, सवैया कैसा छंद है और इसमें कुल कितनी मात्राएँ हैं, ये दिमाग में आपके बैठ गया होगा। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके दिमाग में स्पेस छोड़कर रखा जाए कि तुरंत आप भी अपने से बात करें। भले इस लेक्चर को आप ऑनलाइन, ऑफलाइन देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगे ही ना कि आप केवल सुन रहे हैं, आप भी अपने मंतव्यों को इसमें रख सकते हैं।
चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले छंद पे जिसका नाम है कवित। कवित में, कवित भी क्या है, ये वाणिक छंद है। कवित को भी ध्यान में रखना है। इसमें कुल 31 मात्राएं हैं। गीतिका, गीतिका मात्रिक समृद्ध, ठीक है। इसमें चरण से रिलेटेड उतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार मात्राएं पूछ ली जाती हैं। ये सब रेयर केस में ही परीक्षाओं में आते हैं। कवित हो गया, गीतिका हो गया। कवित का दूसरा नाम है मनहरण, ठीक है। कई बार इसको घनाक्षरी भी कहा जाता है। तो परीक्षा में ये दोनों सवाल हो सकता है कि आपसे पूछ ले जाए कि मनहरण किसे कहा जाता है या फिर घनाक्षरी किसे कहा जाता है। तो ये सब कवित के दूसरे नाम है। गीतिका जो कि मात्रिक समृद्ध छंद है, इसमें कुल 15 मात्राएं हैं। दोहा जो सबसे फेमस छंद है, दोहा और सोरठा, इनको बिल्कुल ध्यान में आपको रख के जाना है। हर एंगल से देखने का प्रयास करना होगा। दोहा जो कि मात्रिक अर्ध सम छंद है। तो दोहा से संबंधित प्रश्न आ सकता है, ये कैसा छंद है, मात्रिक है या वाणिक। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये मात्रिक है। कैसा है, अर्ध सम छंद है। सम छंद नहीं है बल्कि अर्ध सम है। इसको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। 13-11 का रेशियो होता है। प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। हालांकि ये आपके जीवन में सबसे पुराना छंद होगा जिसे कि आप जानते होंगे। तो ध्यान में रखिए, दोहा मात्रिक छंद है, अर्ध सम छंद है। छंद को कई बार वृत्त लिख दिया जाता है, तो इसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। छंद का मतलब वृत्त, कई बार अर्थ लगा लिया जाता है। तो दोहा अर्ध सम है, 4 चरण है, ठीक है। और मात्राएं क्या है, 13-11 का इसमें संबंध है, तो इसको ध्यान में रखिए। इसी तरीके से है सोरठा। सोरठा जो कि मात्रिक अर्धसम छंद है और इसको कहा जाता है दोहा का उल्टा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। कारण ये है, सिर्फ एक ही कारण है, मात्राओं की जो गणना होती है दोनों में अलग अलग ढंग से होती है। बाकी आप देखेंगे किसी चीज में ये दोनों उल्टे नहीं है। मात्रिक सम छंद है, मात्रिक अर्ध सम छंद है, 4 चरण है, लेकिन मात्राओं में क्या है, उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है। और इसीलिए कह दिया जाता है कि दोहा का उल्टा सोरठा और सोरठा का उल्टा दोहा है। तो दोहा में आपने देखा कि 13-11 की मात्राएं हैं, जबकि सोरठा में क्या है, 11-13 की मात्राएं हैं। तो इसको ध्यान में रखना है कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं सोरठा के अंतर्गत। तो दोहा और सोरठा, इन दोनों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। परीक्षा के एक दिन पहले एक बार जरूर इसको रिपीट करके चलिए, रिवीजन करके चलिए, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो छंद है बरवय छंद है। बरवय भी क्या है, मात्रिक छंद है और अर्ध सम छंद है, ठीक है। और इसमें भी 4 चरण होते हैं, 12 और 7। इसकी खास इससे सवाल यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि 12 और 7 पर यति किस छंद में है, तो वो है बरवय छंद, ठीक है। बरवय नायिका भेद और बरवय रामायण, 2 रचनाएं इसी छंद के नाम पर पढ़ी हुई हैं, कई बार परीक्षाओं में घूम फिर कर आ जाती हैं। बरवय नायिका भेद, जो कि आप कमेंट्स कर बताएंगे कि किसकी रचना है, और बरवय रामायण, ये भी बताएंगे आप कि किसकी रचना है। इन दोनों रचनाओं का जो मूल स्रोत है वो बरवय छंद है। बरवय छंद जो कि 12 और 7 की मात्राओं पर आधारित है। देखा जाए तो टोटल इसमें 19 मात्राएं हैं, लेकिन 12 और 7 पर यति होती है, यानी कि 12 पर चलकर एक बार विराम करना पड़ता है, फिर 7 मात्राओं का की गणना की जाती है। अगला छंद है छप्पय। छप्पय मात्रिक विषम छंद है। अभी तक हम जितना भी चर्चा कर रहे थे वो सब अर्ध सम छंद थे, लेकिन छप्पय नाम का जो छंद है वो मात्रिक विषम छंद है। इसमें कुल 6 चरण है, 28 मात्राएं हैं। तो ये तथ्यात्मक जानकारी है। छप्पय जो है, इसमें रोला और उल्लाला, प्रैक्टिस सेट के दौरान हमने इस पर चर्चा किया था। रोला और उल्लाला को मिलाकर छप्पय बनता है और ये मात्रिक विषम छंद है। इसमें कुल 6 चरण है, 28 मात्राएं। इसके बाद है कुंडलिया। कुंडलिया भी क्या है, मात्रिक विषम छंद है। इसमें भी 6 चरण होते हैं। इसमें दोहा और रोला दोनों को मिलाकर बनाया जाता है कुंडलिया। तो आप देख रहे हैं कि 10वां 11वां जो छंद है ये सामान्य छंद नहीं है, बल्कि ये मिश्रित छंद के अंतर्गत
आ रहा है। इसमें दो दो छंदों को जोड़ा गया है। छप्पय में रोला और उल्लाला, कुंडलिया में दोहा और रोला। तो इनको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, ठीक वैसे ही जैसे आप सोरठा और दोहा को ध्यान में रखेंगे। छप्पय और कुंडलिया, छप्पय में रोला उल्लाला मात्रिक विषम छंद, 6 चरण 28 मात्राएं। कुंडलिया में मिश्रित है दोहा और रोला, इसमें भी 6 चरण है और मात्रिक विषम छंद है। तो घुमा फिरा कर सवाल ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि रोला और उल्लाला में कौन सा छंद जुड़ा हुआ है, तो छप्पन ध्यान में रखना है, और दोहा और रोला में कुंडलिया, क्योंकि दोनों का जो मिश्रण है थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, दोनों में रोला की उपस्थिति कॉमन है, तो इसलिए मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूं। आगे जैसा कि मैंने बताया था कि कवित्व को घनाक्षरी और मनहरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कभी, तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मनहरण घनाक्षरी दोनों क्या है, कवित्व का ही दूसरा नाम है। अगला एक विशेष तथ्य है कि मतगयंत सवैये में कुल 23 अक्षर होते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने जब सवैये की चर्चा किया था तो उसमें थोड़ा सा इसमें अलग ढंग का अलग मात्राएं होती हैं, लेकिन मतगयंत सवैया जो है उसमें 23 अक्षर होते हैं। सवैया पर देख लेते हैं। सवैया में क्या है कि 22 से 26 तक की मात्राओं की गणना की जाती है, लेकिन मतगयंत जो सवैया है इसमें 23 अक्षर होते हैं, ये एकदम क्लियर है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हिंदी में प्रयुक्त होने वाले छंदों के बारे में चर्चा की, और कोशिश थी कि उन्हीं छंदों को पढ़ा जाए जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और घूम फिर कर पूछे जाते रहें। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। इसी तरीके से हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो लगातार एक सप्ताह तक आते रहेंगे। तो जुड़ते रहिए हमेशा, और मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट्स जरूर कीजिए, और जो भी आखिर में सवाल पूछे गए थे या फिर लेक्चर के दौरान सवाल पूछे गए थे उनका जवाब जरूर देने का प्रयास कीजिए। इससे आपके दिमाग में ही चीजें बैठ जाएंगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।